हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज हम छत्तीसगढ़ के कानून से शुरुआत करेंगे। ये उसी पेपर 7 का पार्ट है, पार्ट 1 का, लेकिन अब हम नेशनल लॉ से चेंज होकर छत्तीसगढ़ के कानून के बारे में डील करना स्टार्ट करेंगे। तो पहला लॉ जो हम डील करेंगे वो है छत्तीसगढ़ फूड सिक्योरिटी एक्ट 2012, यानी कि छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012। देखिए, मैं एक गौरतलब बात यह है कि यदि आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करेंगे, ठीक है, नेशनल जो पूरे भारत में लागू होता है, फूड सिक्योरिटी एक्ट ये 2013 में लागू हुआ है। यानी कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य रहा है जिसमें फूड सिक्योरिटी एक्ट मतलब यदि हम देश स्तर नेशनल लेवल से बात करें तो उससे भी पहले आ चुका था। सीजी में कब आया था? 2012 में आ चुका था, एक साल पहले ही आ गया था। उसके पहले भी यदि हम जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखें, जिसे हम कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये जो कहते हैं पीडीएस, ये छत्तीसगढ़ का हमेशा से एक आइडियल सिस्टम रहा है। जब हम छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो हम इस छत्तीसगढ़ के पीडीएस के बारे में पढ़ेंगे और कैसे 2007 से ही पीडीएस सिस्टम छत्तीसगढ़ का कंप्यूटराइजेशन शुरू हो चुका था। उसके बाद 2007 से ही आप देखोगे इतने सारे रिफॉर्म्स लिए गए कि राष्ट्रीय स्तर पर एमओडीपीटी के द्वारा बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए थे छत्तीसगढ़ के पीडीएस सिस्टम को। और छत्तीसगढ़ का जो पीडीएस सिस्टम है वो बाकी अन्य राज्यों ने अडॉप्ट किया है, इससे बेस्ट पॉइंट्स लिए हैं और उसे अपने पीडीएस सिस्टम में अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो इस वजह से आप देखोगे इस पूरे के पूरे कानून में छत्तीसगढ़ ने लीड ली और छत्तीसगढ़ का जो एक्ट है वो नेशनल लेवल के एक्ट से भी पहले आ गया। अब हम इस एक्ट के बारे में बहुत सारे प्रोविजंस पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बातें करेंगे, लेकिन प्रश्न ये उठता है ये इस फूड सिक्योरिटी एक्ट की जरूरत क्या है और क्या बैकग्राउंड रहा होगा कि इस एक्ट को लाने की जरूरत पड़ी। तो देखो, इस प्रकार के यदि क्वेश्चंस कभी आते हैं तो हमें अपने बाकी सारे सब्जेक्ट की नॉलेज यूज करके एक अच्छा आंसर लिखना होगा, जो कि एक अच्छा आंसर वो होता है जिसमें डाइवर्स पॉइंट कवर हो, मतलब कि सिर्फ एक पॉइंट को नहीं एक्सप्लेन करना है, क्योंकि हम एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर सोच रहे हैं तो हमें अलग अलग दृष्टिकोण से सोचना होगा। हमें सोचना होगा सरकार की ओर से, एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, गरीब परिवार की ओर से, पूरे के पूरे सिस्टम के अनुसार से, और अन्य डायमेंशन जो भी हम सोच सकते हैं उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। लेकिन क्या सिर्फ भाषणबाजी से हो जाता है? नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ फैक्ट्स देना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स देना पड़ेगा, फैक्चुअल पॉइंट्स। यदि हमारे पास कोई डायग्रामेटिकल या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है तो वो सब हम देंगे। साथ ही साथ यदि उससे रिलेटेड कोई वेलफेयर स्कीम होगी या एक्ट होगा तो उसके बारे में भी यदि हम मेंशन करते हैं आंसर में तो वो एक कंप्लीट आंसर होता है। ठीक है, अब देखिए, यदि हम इस कानून की बात करें तो क्या हम एक बात जानते हैं, जब हम छत्तीसगढ़ का पढ़ेंगे तो और ज्यादा डिटेल में जानेंगे कि 30 से 31% जो जनसंख्या है वो क्या है? जनजाति वाली जनसंख्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में क्या बहुत सारे इश्यूज होते हैं, गरीबी होती है, खाने का प्रॉपर सप्लाई नहीं होता है, इनमें बहुत सारी डिसीजेस होती हैं। इन जनरल ये क्या है? ये बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, इस वजह से ये एक्ट उन्हें मदद करता है। क्या हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में गरीबी की, तो पॉवर्टी लेवल को रिड्यूस करने के लिए ये एक्ट महत्वपूर्ण करेगा रोल। इसके बाद हम यहां पर बहुत तरीके से देखेंगे कि इस एक्ट में जो राशन कार्ड इशू होता है वो किसके नाम से होता है? वो महिला, जो एक हाउस होल्ड की जो महिला रहती है उसके नाम से राशन कार्ड इशू होता है, जो सबसे बड़ी महिला होती हैं उसके नाम से राशन कार्ड इशू होता है। तो जब ऐसा होता है तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये राशन कार्ड की वजह से इन्हें ही सारा ग्रेन्स मिल रहा है, जिससे कि विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण हो रहा है? तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो यहां पर बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं। ठीक है, हम डिसीजेस के बारे में जब साइंस में पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे एक बहुत कॉमन यहां पर
इशू रहा है वो है खून की कमी, एनीमिया, ठीक है। इसके अलावा सिकल सेल डिसीज बहुत कॉमन है यहां पर आदिवासियों में। तो ये सारी बीमारियों से लड़ने के लिए साथ ही साथ जो इन जनरल हेल्थ के इंडिकेटर में इंप्रूवमेंट करना, जैसे कि शिशु की मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ठीक है, महिला जो गर्भवती हैं उनकी मृत्यु रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, ये सारे इंडिकेटर और इन जनरल छत्तीसगढ़ के लोगों का स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट लाने के लिए क्या है, अच्छा खान पान की जरूरत है। इसी वजह से छत्तीसगढ़ क्या है, एक वन ऑफ द पायोनियर स्टेट्स रहा, ऐसा राज्य रहा जिसने ये शुरुआत ली कि पीडीएस सिस्टम को इंप्रूव करना ही होगा। बात समझ में आई? और इसी वजह से ये कानून पास किया गया, ठीक है। अब मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग यहां पर हम बोल रहे हैं फूड सिक्योरिटी, यानी कि खाद्य सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपसे बात करना चाहूंगा और बताना पूछना चाहूंगा कि ये फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है, तभी हम इसके अंदर जाएंगे। तो फूड सिक्योरिटी क्या होता है अब हम समझते हैं, ठीक है। फूड सिक्योरिटी यानी कि खाद्य सुरक्षा। देखो यार, इसके अलग अलग पहलू होते हैं। सबसे पहला जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करें तो होना चाहिए कि जो फूड है वो अवेलेबल होना चाहिए। अवेलेबल, 3 क्रेडिट्स होते हैं, तीनों पहले लिख देता हूं फिर समझाऊंगा। अवेलेबल, एसेसिबल और तीसरा आता है अफोर्डेबल। ये कहलाता है खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। अवेलेबल मतलब क्या, जैसे कि हमें रात में चावल खाना है, ठीक है, हमारी जो छत्तीसगढ़ की डाइट है मेजर राइस वाली डाइट है। तो यदि चावल खाना है तो क्या चावल अवेलेबल होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में आसपास चावल होना चाहिए। तो बिल्कुल पहली चीज अवेलेबल होना चाहिए। दूसरी चीज एसेसिबल, लेकिन मान लीजिए ये जो चावल का स्टोरेज है ये मेरे घर से 500 किलोमीटर दूर है, तो क्या डेली चावल मैं लेने जा सकता हूं? नहीं जा सकता। इस वजह से चावल की अवेलेबिलिटी है लेकिन वो मेरे तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो क्या मैं फूड सिक्योर हूं? नहीं। तो सबसे पहले जितना खाद्य का उत्पादन हो जरूरत है उतना खाद्य अवेलेबल होना चाहिए, चाहे वो उत्पादन हो या आप किसी बाहर राज्य से, बाहर देश से खरीद के लाओ। तो जितना खाना चाहिए उतना खाना अवेलेबल होना चाहिए। और अवेलेबल कहां होना चाहिए? लोगों के आसपास होना चाहिए, ताकि कभी भी उन्हें जरूरत हो वो खाना खरीद सके। दूसरी चीज। तीसरी चीज, इन सब के अलावा अफोर्डेबल होना चाहिए, लोगों की क्षमता होनी चाहिए कि वो खाना खरीद सके। पाकिस्तान में चले जाओ, पाकिस्तान में यदि आज आप देखोगे तो महंगाई का दर 200%, 150% है। यानी कि जो चावल 50 रुपए में मिलता था आज की डेट में वो चावल मिल रहा है 200 रुपए, 250 रुपए किलो। यदि आप मान लो शक्कर 100 रुपए किलो की जगह, 100 रुपए भी नहीं है वैसे तो, यदि आप नॉर्मल किराना में जाओगे 25-30 रुपए मिल जाती है अच्छी क्वालिटी की। इसके जगह यदि आपको शक्कर 1000 रुपए किलो मिलने लग गई तो क्या मेरे और आपके जैसा कोई इंसान शक्कर खाएगा? नहीं खाएगा, क्योंकि भले ही वो अवेलेबल है, भले ही वो एसेसिबल हो, लेकिन क्या हमारी पॉकेट परमिट करती है कि हम उस शक्कर को खरीदें? 1000 रुपए किलो वाली शक्कर नहीं खरीदेंगे। इसीलिए वो फूड सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर देगी। तो यदि खाद्य सुरक्षा की बात करें तो 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं। सबसे पहला क्या है? खाना अवेलेबल होना चाहिए। कहां अवेलेबल होना चाहिए? जहां से इजीली उसे कलेक्ट किया जाए जब भी फूड की रिक्वायरमेंट हो, एसेसिबल। और तीसरी चीज, वो सही कीमत में मिलना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए। ये 3 टेनेंट्स को ही डिफाइन करते हैं खाद्य सुरक्षा, ठीक है। अब जब हम समझ चुके हैं खाद्य सुरक्षा क्या है, तो हम आगे बात करेंगे इस एक्ट के बारे में। जैसे हमने नेशनल लेवल के एक्ट पढ़े हैं, सबसे पहला प्रोविजन क्या होता है? वो एक्सटेंट को डिफाइन करता है, क्षेत्र को डिफाइन करता है। तो क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का एक्ट है तो ये कहां पर लागू रहेगा? पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में लागू रहेगा, ठीक है। कब से लागू होगा? जब छत्तीसगढ़ की सरकार एक नोटिफिकेशन निकालेगी और इस नोटिफिकेशन के बाद से ये कानून शुरुआत हो जाएगा, ये लागू हो जाएगा, ठीक है। आज की डेट में ये कानून
बिल्कुल लागू है पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट आता है, हम कुछ परिभाषा सेक्शन 2 में पढ़ेंगे। सबसे पहला है आंगनवाड़ी। अब यार देखो, सीधी सी बात है, आंगनवाड़ी ना हम सब जानते हैं, लेकिन आज हम इन सारे एक्ट जो हम इन टर्म्स को जानते हैं, उसे सरकार कैसे डिफाइन करती है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम में कैसे लिखना है, सरकार के दृष्टिकोण से परिभाषाएं लिखनी है जैसे एक्ट में लिखी गई है। ठीक है, तो आंगनवाड़ी का मतलब क्या होता है? तो देखो होता क्या है, आंगनवाड़ी में केंद्र सरकार की एक स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। वो स्कीम का नाम क्या है? ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, ये स्कीम के अंदर कुछ सेंटर बनाए गए हैं। उस सेंटर में क्या किया गया है, जितने भी चाइल्ड हैं, बच्चों की देखभाल किया जा सके और बच्चों का विकास किया जा सके, इस वजह से इन सेंटर को बनाया गया है, गठन किया गया है। किस स्कीम के अंदर? ICDS स्कीम के अंदर। यह स्कीम किसकी है? केंद्र सरकार की। तो यदि मुझे कभी भी आंगनवाड़ी डिफाइन करना है, तो क्या मैं डिफाइन करने के लिए क्या क्या प्रश्न पूछूंगा? सबसे पहले इसका पर्पस क्या है? पर्पस मतलब क्यों, वाई इट इज बीन बिल्ड, क्यों बना है? चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट, इस वजह से बना है। किसने बनाया है? हु, तो ये बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किस स्कीम के तहत बनाया है? तो वो बनाया है ICDS। यदि ये सारे प्रश्न में आंसर कर लेता हूं तो वो कंप्लीट डेफिनेशन है आंगनवाड़ी की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रल पूल। अब देखिए होता क्या है, कभी भी आप जाओगे राशन कार्ड की जो राशन जो शॉप रहती है, PDS शॉप, फेयर प्राइस शॉप, अलग अलग नाम से बोलते हैं, जिससे हम शक्कर लाते हैं, अनाज लाते हैं। ये जो शॉप में अनाज आता है, ये कहां से आता है, ये प्रश्न आपको समझना होगा, और इसी से आपको समझ में आएगा सेंट्रल पूल क्या होता है। तो देखो बेसिकली होता क्या है, आज मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो ये है किसान, ठीक है, ये यदि समझ लोगे ना ये चार्ट, तो आपको पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा। अब ये किसान है, किसान से क्या करती है सरकार? किसान क्या करा? अनाज उगाया। किसान से सरकार क्या करी? अभी हम आसान भाषा के लिए सरकार ही बोल देते हैं, गवर्नमेंट। तो किसान ने सरकार से क्या खरीदा? अनाज खरीदा। ठीक है, जब भी हम किसी से खरीदते हैं तो उनको बदले में कुछ देंगे, तो सरकार क्या देती है? कुछ पैसा देती है। ठीक है, उस पैसे को क्या बोला जाता है? बोला जाता है MSP। MSP का मतलब क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम दर। ठीक है, न्यूनतम दर में खरीदती है। जैसे कि मान लीजिए चावल खरीदी, तो चावल का 32 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, जो भी रेट चल रहा होगा, 1 किलो चावल का सरकार क्या देगी? किसान को वापस देगी। ठीक है, उसके बदले में उनसे अनाज खरीदा। अब सरकार क्या करेगी? इस अनाज को जो खरीदी अलग अलग तरीके से जगह पर स्टोर करेगी, किसी को सेल करेगी, या जो भी करना होगा। अल्टीमेटली ये जो सेल करती है, ये किसे करते हैं? ये फेयर प्राइस शॉप में जाता है, यानी कि राशन कार्ड वाली शॉप फेयर प्राइस शॉप में गया, और यहां से मेरे और आप जैसे कस्टमर आते हैं जिनके पास राशन कार्ड होता है, वो राशन कार्ड वाले लोग राशन कार्ड दिखा के इनसे जो भी एंटाइटल रहते हैं वो चीज खरीद लेते हैं। बात समझ में आई? ये पूरा का पूरा सिस्टम है। अब इस पूरे के पूरे सिस्टम में जब भी जो अनाज कलेक्ट किया जाता है, यह अनाज कौन सी सरकार के द्वारा कलेक्ट किया गया? हो सकता है राज्य सरकार के द्वारा किया जाए, हो सकता है केंद्र सरकार के द्वारा किया जाए। वो सारा सारा अनाज मिलके क्या कहलाता है? सेंट्रल पूल। तो सारा का सारा स्टॉक ऑफ अनाज, जो कि चाहे वो राज्य सरकार के द्वारा कलेक्ट किया गया हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी आदेश पे कलेक्ट किया गया हो, और जिसे किस प्राइस में खरीदा जाता है? जिसे MSP में खरीदा जाता है, और जिसे अल्टीमेटली फेयर प्राइस शॉप, राशन शॉप के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाता है। इस पूरे के पूरे इसे कहा जाता है सेंट्रल पूल। अब कई बार क्या होता है, सरकार, जैसे आपने देखा होगा, अचानक से पल्सेस की रेट बढ़ जाती है। ठीक है, तो सरकार क्या करती है? कुछ चीजों की जो पेरिशेबल रहती हैं, जो खराब हो जाती हैं, उनका क्या करती है? एक रिजर्व बना लेती है।
ठीक है, ये रिजर्व बनाने का क्या इंश्योरिटी रहती है, ताकि कभी चीजों की शॉर्टेज हो, प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर रहे, तो हम क्या करें, धीरे से इस पूल से रिजर्व में से निकाल लें और इसी के जरिए क्या करते हैं, ये रिजर्व भी इसी सेंट्रल पूल के अंदर ही आता है। बात समझ में आई? तो सेंट्रल पूल क्या होता है, कोई भी सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्रीय सरकार हो, वो जो अनाज बचा के रखती है, अलोकेट करती है, ताकि गरीबों को या हो सकता है अबव पॉवर्टी लाइन वालों को भी राशन कार्ड के जरिए अलोकेट कर सके, जिसे वो किसानों से खरीदी रहती है एमएसपी प्राइस में। तो जो कुछ भी ये सारा का सारा प्रोक्योरमेंट होता है इस ग्रेन का, ताकि ये ग्रेन का किससे प्रोक्योरमेंट हुआ, एमएसपी में प्रोक्योरमेंट हुआ, और इस ग्रेन को पूरा का पूरा जो स्टोर किया जाता है उसे अल्टीमेटली कहां पर बेच दिया जाता है, और इस पूरे के पूरे सेंट्रल पूल को कहा जाता है सेंट्रल पूल। इस पूरे के पूरे स्टोरेज सिस्टम को सेंट्रल पूल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेस्टिट्यूट पर्सन, निराश्रित व्यक्ति। अब देखो होता क्या है, बेसिकली यदि कोई ऐसा पर्सन है, फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो यदि कोई ऐसा पर्सन है जो कोई भी हो सकता है, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो या बच्चे हो, जिनके पास कोई भी ऐसे साधन नहीं है, ठीक है, रिसोर्सेस नहीं है, या कोई भी उसका व्यक्तिगत सपोर्ट नहीं है, फैमिली मेंबर्स नहीं है, जो उसे इतना भी सपोर्ट मिल सके कि वो अपनी भूख को कंट्रोल कर सके, तो या तो वो भूखा मर जाएगा या जीवित भी रहा तो भूखे रहेगा। इस पर्सन को डेस्टिट्यूट डिफाइन किया गया है। क्यों डिफाइन किया गया है? ताकि ऐसे पर्सन को सरकार जो है, राज्य सरकार अपने तरीके से भूखे हैं, हंगर से पीड़ित हैं, उन्हें क्या करे, अनाज प्रोवाइड कर सके। ये एम है इस कानून का, इसी वजह से डेस्टिट्यूट को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेयर प्राइस शॉप। तो फेयर प्राइस हमने देखा अभी, ये शॉप के जरिए जो बेचा जाता है, ये जो शॉप रहती है, ये इसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। कोई भी भैया राशन कार्ड की शॉप खोल सकता है क्या? राशन शॉप नहीं खोल सकता। अब इसको एक लाइसेंस लेना पड़ता है जो आता है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। ठीक है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंदर लाइसेंस लेना पड़ता है। और जो भी सरकार ने अनाज खरीदा रहता है किसानों से, वो इस अनाज को क्या करते हैं, जिसके पास भी राशन कार्ड है उसे प्रोवाइड करते हैं। तो फेयर प्राइस शॉप क्या है? एक इंटरमीडियरी है जो सरकार और कस्टमर के बीच में लाई करती है। कस्टमर मतलब कि कौन है? राशन कार्ड होल्डर, जो सरकार और राशन कार्ड होल्डर के बीच में इंटरमीडियरी का रोल प्ले करती है, जिसे कि सरकार द्वारा लाइसेंस मिला है कि वो राशन को, जो भी कमोडिटीज को है, डिस्ट्रीब्यूट कर सके, जो कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर कवर आउट किया जाता है। बात समझ में आई? सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब देखिए हमने क्या बोला, यहां पर अनाज किस में खरीदा गया? एमएसपी पर खरीदा गया। तो होता क्या है सिस्टम, मैं आपको बताता हूं एमएसपी कैसे वर्क करती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है, देखो अब ये है सोइंग का सीजन। ठीक है, यहां पर क्या करने वाला है, यहां पर किसान जो है बोने वाला है। तो अब सरकार क्या करती है, सोइंग के पहले, बोने के पहले कुछ चीजों की, जैसे मान लीजिए ऐसे टोटल 22 एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं, इसमें सरकार क्या करती है, प्राइस निकाल देती है कि जैसे मान लो राइस है, जैसे मान लो वीट है, इनका क्या करेंगे, एमएसपी डिक्लेयर कर देगी। केंद्रीय सरकार डिक्लेयर करती है। ये केंद्रीय सरकार जब एमएसपी डिक्लेयर करती है तो ये एक तरीके से सरकार क्या करती है, एक प्राइस सेट करती है कि जब आप हार्वेस्ट करोगे क्रॉप को, तो हम इस एमएसपी प्राइस में कम से कम किसानों से जिस प्राइस का भी डिक्लेयर करें हम खरीद लेंगे। बात समझ में आई? दो तीन चीजें जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है, कौन डिक्लेयर करता है एमएसपी? केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करी। ठीक है, क्या सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए डिक्लेयर करती है? नहीं, कुछ गिने चुने हैं 22 ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं जिनके लिए एमएसपी डिक्लेयर किया जाता है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, कब डिक्लेयर करा जाता है? बोने से पहले, प्री सोइंग टाइम्स में डिक्लेयर किया जाता है।
बात समझ में आई। और जब हार्वेस्ट हो जाता है उसके बाद जो भी प्रोडक्ट सरकार खरीदती है वो एटलीस्ट एमएसपी में, मतलब कि यदि मान लो एमएसपी 30 रुपए डिक्लेयर हुआ तो कम से कम 30 रुपए होना चाहिए, हो सकता है 35 रुपए में भी सरकार खरीद ले। बात समझ में आई। ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, एक एश्योर्ड प्राइस है जो कि केंद्रीय सरकार के द्वारा अनाउंस की जाती है, जिस भी प्रोडक्ट फूड ग्रेन के लिए अनाउंस की जाती है कि कम से कम इस प्राइस में उसे खरीदा जाएगा हार्वेस्टिंग के बाद। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल सोशल ग्रुप, विशेष रूप से कमजोर सामाजिक समूह। होता क्या है, देखो हर राज्य में, हर कुछ क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे मौजूद रहते हैं जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए रहते हैं। कई बार ऐसा होता है वो किसी भी एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी में नहीं आते हैं, कई बार एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं लेकिन वो अन्य समूह से बाकी एससी एसटी के कंपैरिजन में ज्यादा पिछड़े हुए रहते हैं। तो इन सभी समूह को स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार क्या करती है, सर्वे करके कुछ ऐसे कम्युनिटी को क्या कर देती है, विशेष रूप से कमजोर सामूहिक समूह डिक्लेयर कर देती है। और इन्हें फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर क्या किया जाता है, जो भी फूड का प्रोविजन अलॉट किया जाता है, इन्हें अधिकार दिया जाता है कि आप इतना फूड अचीव कर सके, इतना फूड सरकार से ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं राशन कार्ड। अब देखो राशन कार्ड होता क्या है ये तो हमको सबको पता है, लेकिन एग्जाम में कैसे लिखना है ये आपको समझना है। तो राशन कार्ड क्या है, एक दस्तावेज है जिसे कौन इशू करता है, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार इशू करती है। नंबर 1, किस लिए इशू करती है कि भैया आप फेयर प्राइस शॉप में जाओगे तो ये राशन कार्ड दिखाकर आप अपना जो भी अनाज है ले सकते हो, ये इसका मतलब है। तो राशन कार्ड क्या होता है, जो भी एसेंशियल कमोडिटी है जो सरकार बांटती है पीडीएस सिस्टम के अंदर। पीडीएस सिस्टम में एक विशेष सिस्टम है जो आगे हम पढ़ेंगे, टीपीडीएस होता है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके अंदर से आज की डेट में सारे एसेंशियल कमोडिटीज बांटे जाते हैं, इन कमोडिटीज को सरकार बांटती है। बात समझ में आई। और ये एक दस्तावेज है जो केंद्रीय सरकार के द्वारा इशू किया जाता है, जिसे दिखाकर वो जो भी एंटाइटलमेंट्स हैं, जो भी अधिकार उसे दिया गया है, वो अधिकार के फूड ग्रेन्स वो राशन कार्ड होल्डर प्रोवाइड ले सकता है। बात समझ में आई। तो ऐसे करके लिखना रहेगा। तो राशन कार्ड क्या है, इट इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट टू अवेल द बेनिफिट्स अंडर द छत्तीसगढ़ फूड सिक्योरिटी एंटाइटलमेंट एक्ट 2012। ऐसे करके लिखना रहता है। जब हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो ऐसे बुलेट डाल के नहीं लिखना है आपको, डेफिनेशन आपको सिंपल लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया, एक मैं लिख के दिखा देता हूं जो अभी मैंने बोला, राशन कार्ड इज अ डॉक्यूमेंट। यदि डेफिनेशन पूछी गई तो मैं क्या करूंगा, ऐसे लिखूंगा मेंस में, डॉक्यूमेंट को हाईलाइट कर दूंगा, इशूड, कौन इशू करता है, बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो इसे फिर से मैं हाईलाइट कर दूंगा, स्टेट गवर्नमेंट। ये मैं जल्दी के चक्कर में शॉर्ट लिख रहा हूं, आप पूरा लिखिएगा, ठीक है। अंडर कौन सा, छत्तीसगढ़ फूड सिक्योरिटी एक्ट 2012 टू अवेल बेनिफिट्स अंडर टीपीडीएस अंडर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वाया फेयर प्राइस शॉप्स। तो ऐसे करके आप लिख सकते हो। ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मैंने इसमें प्रोवाइड करने के प्रयास किया है। मान लीजिए कम शब्द हैं तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को हटा दीजिए, ठीक है, वाया फेयर प्राइस शॉप लिख दीजिए। तो ऐसा कुछ भी करके जितने वर्ड लिमिट हैं उसके हिसाब से आप खेल सकते हैं, यदि आपको अप्रोप्रिएट सही पूरी नॉलेज है तो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीपीडीएस सिस्टम, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये क्या है, वही जो भी एसेंशियल कमोडिटीज हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फेयर प्राइस शॉप्स के जरिए,
ठीक है, कौन सी स्कीम के अंदर? राज्य सरकार की कोई स्कीम हो सकती है, केंद्र सरकार की कोई स्कीम हो सकती है, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो ये है टीपीडीएस। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सेक्शन, मतलब हम सेक्शन 3 में जाएंगे, जहां पर अधिकार दिया गया है। देखिए होता क्या है, आप समझिए इस बात को कि अधिकार में क्या अंतर होता है और ये कानून क्यों महत्वपूर्ण है। बेसिकली होता क्या है, जब आपको एक अधिकार दिया गया, ठीक है, सरकार ने क्या किया गया, एक कानून बनाया, इस कानून के अंदर आपको अधिकार दिया गया कि भैया आपको इतना फूड जो है इस कॉस्ट पर मिलेगा, किन किन लोगों को मिलेगा ये भी बताया गया। तो यदि ये बताया गया है, मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट जो है या कोई भी सरकार है, ये सारे के सारे प्रावधान को पूरा करने में असफल रही, असक्षम रही, तो क्या करेगा, ये जो पर्सन है वो डायरेक्टली कोर्ट जा सकता है, वो सरकार के ऊपर केस कर सकता है कि भैया इस कानून में ये अधिकार मुझे दिया गया है जो मुझे अभी तक नहीं मिल रहा है। बात समझ रहे हो? इसी वजह से यहां पर क्या किया गया है, ये एक्ट का महत्व है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को अधिकार दिया है। सबसे पहले अबव पॉवर्टी लाइन को अधिकार नहीं मिला था, आज की डेट में छत्तीसगढ़ में 100% यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम है, यानी कि कोई गरीबी रेखा से नीचे हो, गरीबी रेखा से ऊपर हो, सभी को टीपीडीएस के अंदर राशन लेने का अधिकार है। कितना अधिकार है वो सरकार डिसाइड करती है, लेकिन अधिकार है। तो यदि मैं अबव पॉवर्टी लाइन हूं, यदि मुझे जो मेरा अधिकार है शक्कर, मान लीजिए मुझे शक्कर लेने का अधिकार है, मेरे क्षेत्र में अधिकार है शक्कर लेने का, यदि मैं नहीं लेता हूं, मुझे नहीं मिलता है, मैं राशन कार्ड लेके गया फेयर प्राइस शॉप और मुझे वो शक्कर नहीं दिया गया, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं छत्तीसगढ़ सरकार को कोर्ट में लेके जा सकता हूं और जो भी मुझे अधिकार के तहत नहीं मिला है उसका कंपनसेशन मैं राज्य सरकार से ले सकता हूं। बात समझ में आई? ये होता है अधिकार का मतलब। तो जो सेक्शन 3 है वो क्या करता है, वो अधिकार देता है कि 3 लोगों को अधिकार देता है, 3 तरीके के लोगों को। एक होता है अंत्योदय, दूसरा होता है प्रायोरिटी हाउस होल्ड और तीसरा है जनरल हाउस होल्ड। क्या अधिकार मिलता है और ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए बेसिकली 3 तरीके के राशन कार्ड होते हैं, हम डिटेल में छत्तीसगढ़ में पढ़ेंगे, बट अभी आप समझने के लिए समझ लीजिए। एक जो होता है अबव पॉवर्टी लाइन का राशन कार्ड, एक जो होता है बिलो पॉवर्टी लाइन का राशन कार्ड और तीसरा जो होता है अंत्योदय का राशन कार्ड। ये जो होता है सबसे गरीब जो तत्व होते हैं सोसाइटी के, इन लोगों को 35 किलो तक का अनाज मिलता है हर महीने। तो जो सबसे गरीब होते हैं वो अंत्योदय, और बाकी ये जो क्लासिफिकेशन है राज्य राज्य के अकॉर्डिंग डिफर करता है, लेकिन जो जनरल क्लासिफिकेशन होता है वो यही आमतौर पर क्लासिफिकेशन किया गया है। तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये राशन कार्ड होल्डर में जो इन जनरल जिनको भी अधिकार दिया गया है, ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हर राशन कार्ड होल्डर को कितना अनाज, यानी कि क्वांटिटी ऑफ अनाज क्या क्या एलिजिबल है वो आपको दिया जाएगा और किस रेट में दिया जाएगा वो भी बताया जाएगा। और इतना ये स्टेट गवर्नमेंट जब रूल्स में स्पेसिफाई कर देती है, वो अधिकार मिल जाता है हर राशन कार्ड होल्डर को, इन 3 कैटेगरी वालों को, कि वो अब क्या कर सकते हैं, वो इतना राशन किसी भी फेयर प्राइस शॉप से ले सकते हैं। तो सेक्शन 3 बहुत महत्वपूर्ण है, ये अधिकार देता है 3 कैटेगरी के लोगों को छत्तीसगढ़ में, जनरल हाउस होल्ड, प्रायोरिटी हाउस होल्ड और अंत्योदय वाले, इन तीनों को अधिकार देता है कि जितना सरकार चाहेगी, जो भी रूल बुक में बनाएगी, कितनी क्वांटिटी में, किस रेट में देगी, ये भी मिलेगा, और ये लेने का उन्हें अधिकार मिल गया इस एक्ट के अंदर। नेक्स्ट है सेक्शन 4, न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, यानी कि गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली, ठीक है, ब्रेस्ट फीड कराने वाले महिलाओं को क्या किया जाएगा, कुछ न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इन्हें मील दिया जाएगा, किस चार्ज में, फ्री ऑफ कॉस्ट में। कब से, जब वो यदि प्रेग्नेंट है तब से, प्लस 6 महीने बाद तक, जब तक वो ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे तब तक उन्हें ये सपोर्ट मील फ्री तक मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ कहां से दिया जाएगा, तो आंगनवाड़ी के जरिए दिया जाएगा। इस
कितना मील दिया जाएगा, उसका न्यूट्रिशन क्वांटिटी क्या है, वो सरकार डिसाइड करती है शेड्यूल 2 में, जो हम आखिरी में पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ कोई और यदि अन्य बेनिफिट देना चाह रही है राज्य सरकार तो वो भी दे सकती है। जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट में आजकल क्या होता है, पहला बच्चा होगा तो क्या होगा, पैसा मिलता है। ठीक है, राज्य के हिसाब से थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है, तो कुछ पैसा मिलता है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का योगदान रहता है 60%, 40% रहता है उसमें राज्य सरकार का। तो ये मैटरनिटी बेनिफिट और बाकी सारे क्या बेनिफिट होंगे वो राज्य सरकार इस एक्ट के अंदर डिसाइड कर सकती है। ठीक है, ये भी राज्य सरकार चाहे तो एक्स्ट्रा बेनिफिट दे सकती है इसके अलावा, लेकिन कम से कम क्या देना है, मील देना है, जो कि शेड्यूल 2 में प्रिस्क्राइब्ड है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे ही हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे तो क्या होगा, बच्चों को भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट सेक्शन 5 के अंदर दिया गया है। तो यहां पर कौन सी एज तक के बच्चे, 14 साल तक के बच्चे, 14 इयर्स ओल्ड तक के बच्चों की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड है। अब देखो होता क्या है, WHO क्या बोलता है, 6 महीने से कम के बच्चे को सिर्फ और सिर्फ मदर्स मिल्क ही दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीड कराया जाए, तो इनके लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इस एक्ट में कहा गया है कि आंगनवाड़ी के जरिए, आशा वर्कर्स के जरिए ब्रेस्ट फीडिंग कराने की जो टेंडेंसी है उसे बढ़ावा दिया जाएगा, लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी, ताकि ब्रेस्ट फीडिंग की प्रैक्टिस, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस मानी जाती है 6 साल तक के लिए, सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही कराया जाना चाहिए स्टार्टिंग के 6 मंथ्स, उसे क्या किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन यदि हम बात करें अगला उम्र 6 महीने से लेकर 6 साल, तो यहां पर क्या होता है, आंगनवाड़ी के जरिए कुछ मील प्रोवाइड की जाती है। अगेन कौन सी मील, जो शेड्यूल 2 में दिया जाएगा, इस मील की क्या कॉस्ट रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, आंगनवाड़ी के जरिए किया जाएगा। लेकिन इससे उम्र बड़े वाले में देखें, यानी कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को, तो यहां पर क्या किया जाएगा, जो मिड डे मील होता है, जो स्कूल में मील दिया जाता है, वो दिया जाएगा स्कूल, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, सरकारी एडेड स्कूल हो, गवर्नमेंट एडेड स्कूल, या कोई भी सरकार की मदद मिलती हो स्कूल को, तो क्या हो, उसे मिड डे मील मिलेगा। कितने बार मिलेगा, एक ही बार मिड डे मील मिलेगा। कौन सी कक्षा तक, क्लास 8 तक ये मिड डे मील मिलता है। कब कब मिलता है, जब जब स्कूल चालू रहे, तो कभी भी कोई सरकारी छुट्टी रहे, संडे रहे, कोई त्योहार होगा, उस दिन इन्हें मील नहीं मिलेगा। और जो 6 इयर्स तक के बच्चे हैं उन्हें क्या दिया जाएगा, आंगनवाड़ी के जरिए, ICDS की स्कीम के जरिए, जो सेंटर्स होते हैं उनके जरिए मील प्रोवाइड किया जाएगा। बात समझ में आई? तो आंगनवाड़ी नॉर्मली जो आप देखोगे बंद होता नहीं, खुला रहता है, तो इस वजह से इनमें कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन स्कूल में छुट्टी वाले दिन मील प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब देखो इसमें कहा गया है, जो ज्यादा से ज्यादा जो हम स्कूल और लोकल ये सब बात करें आंगनवाड़ी की, इन्हें क्या करना है, सारी चीजों की सुविधाएं करना है, वाटर, सैनिटेशन और मील। देखिए मील का मतलब ये नहीं होता है कि कच्चा अनाज दे दो, मील का मतलब होता है पका हुआ भोजन। जैसे चावल, मतलब ये नहीं कि कच्चा चावल लाके दे दिए, उन्हें पका हुआ चावल देना चाहिए, उसके साथ दाल देनी चाहिए, जो भी शेड्यूल 2 में रिक्वायरमेंट है, हम आगे पढ़ेंगे कल के वीडियो में, उसे हम देना पड़ेगा। तो हर स्कूल को अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि मील, पानी और सैनिटेशन की सही सुविधा उपलब्ध रहे। लेकिन यहां पर एक और बात कही गई है। अब देखो होता क्या है, जैसे कि शहरों में क्या होता है, एक एरिया है, इस एरिया में कई सारे स्कूल हो, तो ऐसा यदि सूटेबल लगता है कि आसपास के स्कूल में एक सेंट्रलाइज्ड किचन हो जाए, ठीक है, इससे क्या होता है, कॉस्ट कम हो जाती है। तो ये किचन यदि हो जाए और यही सब लोगों को, आजू बाजू वाले स्कूल को मील बना के प्रोवाइड कर दें, और ये यदि पॉसिबल है तो ये भी किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए जो भी गाइडलाइंस है वो राज्य सरकार निकालेगा, और इन सारे किचन्स को वो गाइडलाइंस पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सपोर्ट टू स्टूडेंट्स लिविंग इन आश्रम्स एंड हॉस्टल। जो भी राज्य सरकार, राज्य के बच्चे हैं जो हॉस्टल में रहे, आश्रम में रहे, उसमें क्या रहेगा, उनकी जितनी भी न्यूट्रिशनल प्लस फूड रिक्वायरमेंट्स हैं
वो सरकार को इस एक्ट के अंदर पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, एज स्पेसिफिक होता है तो यहां पर कोई इस एक्ट में डिटेल में नहीं बताया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैल न्यूट्रिशन को रोकना, यानी कि कुपोषण, खासकर बाल कुपोषण को रोकने के लिए स्पेशल प्रावधान दिए गए हैं। तो यदि मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार क्या करेगा, लोकल आंगनवाड़ी की तरफ के जरिए से क्या करेगा, हर समय सर्वे करते रहेगा। इस सर्वे के माध्यम से वो उस क्षेत्र के जो कुपोषित बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई करेगा और फिर उन्हें एप्रोप्रिएट मील, एप्रोप्रिएट लिखा है यानी कि जितना भी उनके लिए रिक्वायर्ड होगा उतनी मील देगा। किस कॉस्ट में, जीरो कॉस्ट में, फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। कितनी बार देगा, जितना भी उन्हें रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो ये कहां पर दिया गया है, अगेन शेड्यूल 2 में मेंशन किया गया है। तो इनके लिए जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही बार दें। हंगर मिटाने के लिए हम देखेंगे जो मैल न्यूट्रिशन वाले प्रोविजन है वहां पर एक से ज्यादा बार भी मील प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हम बात करेंगे एंटाइटलमेंट्स ऑफ स्पेशल ग्रुप्स। कुछ जैसे कि मैंने आपको बताया था स्पेशल ग्रुप होते हैं, उनको भी इस एक्ट के अंदर पावर दिया गया है। जैसे कि एक तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया डेस्टिट्यूट्स, दूसरे बेघर लोग, होमलेस घर, होमलेस पीपल, और तीसरे जो है माइग्रेंट्स। माइग्रेंट्स मतलब जैसे अब देखिए माइग्रेंट्स का स्पेशल केस पढ़ते हैं। जैसे कि हुआ क्या था कोविड के समय, याद कीजिए, जस्ट कोविड नहीं कोई भी अदर समय मान लीजिए, तो हम एक जनरल समय की बात करते हैं। ये दो शहर की बात है। अब ये जो एक है, एक गांव है, लेट अस से हम मान लेते हैं एक छत्तीसगढ़ का ही गांव है विश्रामपुर, और यहां के बहुत सारे लोग कहां गए हैं, बाहर गए हैं। लेट अस से कोई बड़ी शहर में गए हैं, मुंबई में चले गए हैं। ठीक है, अब देखिए अब ये जो पर्सन रहेगा, ये जो बाहर गया वो कौन था, राम। और राम क्या किया, विश्रामपुर से मुंबई चले गया। लेकिन जो राम का राशन कार्ड है वो कहां का है भैया, वो है अभी भी विश्रामपुर का। तो जो कुछ भी उसे अनाज और बाकी चीजों का एंटाइटलमेंट मिलेगा, अधिकार मिलेगा, वो उसे विश्रामपुर की फेयर प्राइस शॉप में मिलेगा आके। मुंबई में वो आधा वो वाला राशन कार्ड लेकर तो नहीं बोल सकता कि भैया मुझे अनाज दो। तो क्या करेगा राम, अब मान लो मुंबई चले गया, लेकिन राम के कई सारे फैमिली मेंबर ए बी सी डी ये क्या है, ये यहीं पर हैं। तो ये ए बी सी डी वाले लोग तो यहां से अनाज ले रहे हैं, लेकिन राम बेचारा क्या चले गया, मुंबई चले गया। अब मुंबई में मान लीजिए इसका काम धंधा चले गया, जैसे कि कोविड महामारी के समय हुआ, काम धंधा चले गया, तो क्या ये अनाज ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। तो इनके पास राशन कार्ड है लेकिन अपने होम टाउन का है, क्योंकि ये यहां पर माइग्रेंट है। ठीक है, इस वजह से इन्हें यहां पर नहीं मिलता। तो इस एक्ट में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार क्या करेगी, जो भी माइग्रेंट हैं, प्रवासी हैं, उनके लिए भी अरेंजमेंट करेगी कि उन्हें कुछ अनाज यहां से भी मिल सके जहां पर वो प्रेजेंट सिचुएशन में रह रहे हैं। तो मान लीजिए मुंबई का कोई बंदा विश्रामपुर आता तो उसे केंद्र राज्य सरकार जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो प्रावधान देने का प्रयास करती। साथ ही साथ बेघर लोग और डेस्टिट्यूट लोग यानी कि निराश्रित लोग जिनका कोई भी सपोर्ट ग्रुप नहीं है, उन लोगों को क्या दिया जाएगा, मील्स दिया जाएगा फ्री ऑफ चार्ज। कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, पका हुआ भोजन मील दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ये कितना दिया जाएगा, ये राज्य सरकार ही डिसाइड करती है। ठीक है, समय समय पर नोटिफाई करती है, अपनी क्षमता के हिसाब से ये डिटेल्स देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मान लीजिए कोई आपदा आ गई या कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ गई। इमरजेंसी सिचुएशन जैसे कि मान लीजिए कभी कोई डिजास्टर आ गया, डिजास्टर मतलब कि अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गई, कुछ ऐसे क्षेत्र में जिससे कि खाने की सुविधा बड़ी, खाने की बेसिकली बड़ी शॉर्टेज हो गई। तो ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं, राज्य सरकार उस आपदा को या उस डिजास्टर को आइडेंटिफाई करेगी और उस आइडेंटिफाइड डिजास्टर में जो भी क्षेत्र में है जिसमें लोग प्रभावित हुए हैं, उस क्षेत्र में बोल सकती है कि हम आपको 2 बार का पका हुआ भोजन 2 टाइम्स मील देंगे। किस कॉस्ट में, फिर फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए। ये कब तक एक्सटेंड किया जा सकता है, 3 महीने तक किया जा सकता है राज्य सरकार के द्वारा। तो बेसिकली क्या होता है, राज्य सरकार देखती है कि भैया इतना डिजास्टर हुआ है, लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो चलो हम 2 बार का पका हुआ भोजन ये हमारे ऊपर रहता है और हम
प्रावधान देते हैं। ऐसा ही कुछ सेंट्रल लेवल पर भी है। तो आपने बार बार, अभी अभी इलेक्शन हुआ है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर ऐसा ही नेशनल लेवल पर प्रावधान है। तो इसी प्रावधान को कोविड के समय में भाजपा सरकार ने यूज किया था मोदी जी के नेतृत्व में, और उन्होंने क्या बोला था, हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो 80 करोड़ का है, ये कहां से आया? ये जो केंद्रीय लेवल का फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसके अंदर इन्होंने 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाना खिलाया। और बार बार चुनाव में बोला क्या गया है, इसी चीज को हाईलाइट किया गया है। तो वो 80 करोड़ कहां से आता है? इस एक्ट के अंदर केंद्रीय सरकार को पावर दी गई है कि कभी भी आपदा का सिचुएशन होती है या फिर कोई इमरजेंसी या फिर डिजास्टर होती है, तो क्या किया जा सकता है, कुछ एक्सटेंड किया जा सकता है, जिसमें लोगों को एक्स्ट्रा भोजन दिया जा सकता है, कुक्ड मील दिया जा सकता है, कच्चा सीरियल दिया जा सकता है, अनाज दिया जा सकता है, और उसी के तहत दिया गया है। बात समझ में आई? तो ये जो है इमरजेंसी और डिजास्टर का सिचुएशन है। साथ ही साथ यहां पर क्या किया गया है, मान लीजिए सरकार देखती है कि कोई भूखा है, भूखमरी बढ़ रही है किसी क्षेत्र में, तो वहां पर क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट तुरंत गाइडलाइंस निकाल सकती है कि कुछ मील्स को दो, कितने में, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिन भी लोगों से जो भूखे से सफर करें, भूख से सफर कर रहे हैं। बात समझ में आई? नेक्स्ट है, इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा? तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए लोकल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जैसे कि पंचायत को, जैसे कि म्युनिसिपैलिटी को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, इन सभी को आइडेंटिफाई दी जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अपने क्षेत्र के जितने भी भूखे लोग हैं, जितने भी कुपोषित लोग हैं, उन्हें सर्वे करो, उन्हें आइडेंटिफाई करो, और इस एक्ट के अंदर जो जो सुविधाएं देनी होगी वो उन्हें प्रोवाइड करो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम हंगर। यदि मान लो अब सर्वे करने के बाद पता चला भूखे लोग यहां पर इस क्षेत्र में ज्यादा हैं, कोई ऐसे हाउस होल्ड हैं, कोई ऐसी जनजाति है, कम्युनिटी है जिसमें हंगर बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है, तो क्या होगा, ऐसे लोगों को मील्स दिया जा सकता है। ठीक है, कितने कॉस्ट पे, फ्री कॉस्ट पे। ठीक है, 2 बार एक दिन में दिया जा सकता है। ठीक है, किस समय तक, 6 महीने तक ऐसे लोगों को दिया जा सकता है। साथ ही यदि केंद्र सरकार या राज्य, नॉर्मली ये राज्य सरकार की बात हो रही, केंद्र को भूल जाओ, तो राज्य सरकार को यदि लगता है कोई और बेनिफिट प्रोवाइड करना है, तो वो भी और बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन होता क्या है, कई बार मल्टीपल स्कीम चलते रहती हैं, तो आमतौर पर यह लिखा जाता है कि यदि कोई और स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है इन बंदों को, तो ये वाली स्कीम का बेनिफिट इन्हें नहीं मिलेगा, वो यहां पर भी लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन बेयर करेगा भैया? केंद्र का तो एक्ट है नहीं, किसका एक्ट है, राज्य सरकार का एक्ट है। तो राज्य सरकार इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, क्या क्या प्रोसेस होता है, प्रोसेस होता है सबसे पहले अन्न यानी कि फूड ग्रेन्स को खरीदती है। ठीक है, परचेस करती है। कौन सी रेट में परचेस करती है? एमएसपी में, किसानों से खरीदती है। उसके बाद उसे क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है अपने गोडाउन तक। ठीक है, गोडाउन में क्या करती है, इसे स्टोर करती है, तो स्टोरेज का भी चार्ज रहता है। उसके बाद बहुत सारे स्टोरेज में आप देखे होंगे एफसीआई का या राज्य सरकार के जो भी गोडाउन्स रहते हैं, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं, तो वहां पर जो भी डैमेजेस होते हैं उनका भी खर्च यही बेयर करते हैं। फिर उसके बाद उसे उठा के ट्रांसपोर्ट करते हैं कस्टमर तक। फिर जो राशन कार्ड यानी कि फेयर प्राइस शॉप्स रहती हैं, उनका भी पूरा खर्चा बेयर करना, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा करना, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनका बिल्डअप करना, ये सारा खर्चा कौन बेयर करेगा भैया? इस एक्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट बेयर करेगी। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ये नेशनल एक्ट नहीं है, ये केंद्र सरकार का एक्ट नहीं है, ये राज्य सरकार का एक्ट है, इसलिए सारा का सारा खर्चा जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार बेयर करेगी। लेकिन जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसमें जो खर्चा होता है वो स्टेट प्लस सेंट्रल दोनों के बीच में स्प्लिट होता है। बात समझ में आई? तो ये जो है, इसमें हम लोगों ने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रोविजन जो है छत्तीसगढ़ फूड सिक्योरिटी एक्ट से रिलेटेड, वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। बचे कुछ जो प्रोविजंस हैं और 2 शेड्यूल हैं, वो हम लोग इसे कल पढ़ेंगे और कल हम इसे पढ़ के निपटा लेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।